चलिए अब अपन यहां से कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बोहर थ्योरी। जहां तो बोहर ने वही एजम्पशन लिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास हर जगह नहीं मूव करेगा। उसने एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो बोहर का सबसे यूजफुल एस्पेक्ट जो था, जो उससे पहले वाले साइंटिस्ट को नहीं माना था, क्योंकि उसने फोटोन को देखा, उसने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को देखा। तो उसने बोला कि एन वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन हर जगह पे नहीं होगा। अब एटम में इलेक्ट्रॉन वहीं पर होगा जहां पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एमवीआर उस शेल के नंबर को h/2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। अब बोहर ने अपनी इस थ्योरी में घूमते हुए, तो पर अभी लास्ट क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, पहले उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फोर्स और अट्रैक्शन निकाला एंड देन ही कैलकुलेटेड द रेडियस। अब उसने यहां से रेडियस निकाला था। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई z। इसी चीज को तुम शॉर्ट में ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड भी लिखते हो। ए नॉट कितना होता है बोहर की थ्योरी में, तो ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नॉट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नॉट होता है 0.5। अब ऊपर वाले दो इक्वेशन जो थे, एक क्वांटाइजेशन और जो दूसरा इक्वेशन था, एक क्वांटाइजेशन और जो दूसरा इक्वेशन था बोहर की थ्योरी में, उनको लगा के बोहर ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेडियस वेलोसिटी। बोहर कैलकुलेटर रेडियस वेलोसिटी। और अब देखो, अगर तुम मास जानते हो तो तुम एरिया ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। तुम एरिया ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो 2 पाई आर। एक्सीलरेशन, ये सब अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी चीजों को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो ये फॉर्मूले या तो तुम डिराइव करो, या जब तुम एग्जाम देने जाते हो, जब तुम इसे एग्जाम में देने जाते हो तुम्हें ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तब तुमको ये फॉर्मूले याद होते हैं। तुम सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखो, 1 और 2, रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो। बाकी तुम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अपने आप नीचे के 3rd 4th 5th 6th निकलना आ जाएंगे। 3rd 4th 6th 7th 8th आ जाएंगे। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, विच इज लार्जर, हीलियम प्लस आयन विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3। अब कौन सा आयन बड़ा होगा? यहां पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि ऑर्बिट में n3 और लिथियम आयन विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5। देखो तो रेडियस ऑफ यहां तुम निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, किसका रेडियस निकाल सकते हो, He+। ये मैंने तुमको बताया था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू जब तुम हाथ निकालते हो तो ये निकल के आ जाती है तुम्हारे यहाँ पे। देखो कैलकुलेशन करने पे रेडियस निकालने के लिए 0.529 n इज इक्वल टू 3, मतलब 9/3 एंगस्ट्रॉम। 9/3 तो 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। अब इसी तरह जब तुम रेडियस ऑफ Li+2 निकालोगे, इसी तरह से तुम Li+2 का रेडियस निकालोगे, ये आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम 0.529।
अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 5th में। अब यहां एक गलती है वो यार, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट विल बी 9/4। हीलियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये आ गया तुम्हारा 9/2, 9/2, और यहां पर आ जाएगा 5^2/3 एंगस्ट्रॉम। ये तुम लिख सकते हो 0.529 इंटू 25/3 एंगस्ट्रॉम। अब देखो क्या कंपेयर करना है तुमको, तुमको यहां पर क्या चीज कंपेयर करनी है, कौन सा रिजल्ट बड़ा होगा। तो 9/2 हो गया 4.5, 9/2 हो गया तुम्हारा 4.5, और ये वैल्यू जो आ गई है तो डेफिनेटली दूसरा बड़ा होगा। तो विच रेडियस इज लार्जर, रेडियस ऑफ, अब देखो रेडियस ऑफ, therefore radius of Li plus 2 is larger than the radius of helium plus। ऐसे तुम निकाल सकते हो, ऐसे कैलकुलेशन करने पे तुम इसको निकाल सकते हो कि कौन किससे बड़ा होगा। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ दो चीज देखनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10⁶। अब देखो जब तुमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी बनाई थी तो फॉर्मूला लिखा था Z/n, ये तुमको मालूम होना चाहिए, Z/n मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 2.18 इंटू 10⁶, हाइड्रोजन के लिए Z1 and 2। तो सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की जो स्पीड है वो पहले ऑर्बिट की आधी होगी, Z/n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सोल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट। अब तुमको बी पार्ट सॉल्व करना है, यहां पर तुम्हें बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट में तुम्हें सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब जरा यहां से एक टर्म आती है एक्साइट, जब भी कोई एटम अपनी लोएस्ट एनर्जी में हो, इलेक्ट्रॉन प्रिफर टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब एटम में इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर मैं तुम्हें लास्ट क्लास में इनफाइनाइट, किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी रह सकता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल वहां जाएगा जहां उसकी एनर्जी कम हो। इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट दैट इज नियरर टू न्यूक्लियस, दैट इज नियरर टू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास रहेगा। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और दिस इलेक्ट्रॉन, दिस लाई इन n is equal to 1। अब जब वो लोएस्ट एनर्जी लेवल, जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, तो इससे तुम बोलते हो ग्राउंड स्टेट, इससे तुम बोलते हो ग्राउंड स्टेट। जब भी किसी एटम के अंदर लोएस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब यहां पे क्या हुआ देखो, अब एक एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हैं, एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ऐसा बोहर ने माना था। अब देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें तुम इनकी नेमिंग करते हो के, एल, एम, एक और तुमने शेल बना दिया एन, इससे तुम बोलते हो 1 2 3 4 लाइक दिस। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पे आके रहने लगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है तो ये कहलाता है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट के अलावा एटम में कहीं पे भी तो वो कहलाएगा एनी अदर शेल, any other orbit, then it will be excited state, then it will be excited
स्टेट, अगर 1 में है तो ग्राउंड स्टेट, अगर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, अब इलेक्ट्रॉन ये है k, ये l, इससे तुम m, इससे तुम n, इससे तुम o बोलते हो, KLMNO। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पर है तो उसे तुम एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, ये कहलाएगी तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगी तुम्हारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। OH शेल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन लाइट में। किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल पर होता है तो तुम उसे ग्राउंड स्टेट बोलती हो। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में तुम्हें? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेकंड excited state of Li plus 2 implies, सेकंड एक्साइटेड का मतलब हुआ N1 plus 2। अब जो भी एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उसमें N1 मतलब 1 plus 2, 1 plus 2 इसका मतलब हुआ 3। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1 plus 2 के हिसाब से किस एनर्जी लेवल पे? थर्ड। तो थर्ड में तो तुम्हें वेलोसिटी थर्ड में निकाल देनी है। देखो बी पार्ट के लिए तुमने इतना एक कंसेप्ट को डेवलप किया जो तुमको आना चाहिए। तो बी पार्ट में तुमने बोला कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एनर्जी लेवल में है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तो वो कौन से एनर्जी लेवल पे होगा? बताओ मुझे, कहां पर होगा? फोर्थ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10th एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर वो कहां पर है? 11। जो भी तुम एक्साइटेड स्टेट जोड़ोगे उसमें 1 प्लस ऐड कर दो, उसमें क्या करोगे तुम? +1 कर दोगे। अब जो भी तुम एक्साइटेड स्टेट बोलते हो उसमें तुम +1 कर देना। तो अब तुमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड स्टेट, थर्ड एनर्जी लेवल। तो अब वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2+ इज 2.18 into 10 to the power 6 Z upon N मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 2.18 into 10 to the power 6। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन कहां पे? थर्ड एनर्जी लेवल पे। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, दैट विल बी 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो लिथियम में थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाइड्रोजन के फर्स्ट के बराबर हो जाएगी। हाइड्रोजन के फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो लिथियम +2 में थर्ड एनर्जी लेवल में अब ये स्पीड, तो अगर हम Z और N का रेशो एक ही तरह से बदलते हैं तो स्पीड सेम आ जाती है। अब यहां पर मैंने तुम्हें थर्ड क्वेश्चन दिया, ये तो तुमसे बन जाएगा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक जैसे क्वेश्चन है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इज इन 3+1 फोर्थ लिव शेल, फोर्थ ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है तुम्हारा? nth शेल में, बड़ा वाला n लिख दिया, nth शेल के अंदर है। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो nth शेल पे है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहां पर है भाई? nth शेल। तो तुम वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम 3+ इन फोर्थ शेल, इन फोर्थ शेल। अब तुम कहां पे निकालना चाहते हो? यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन फोर्थ शेल। कहां पर तुमको वेलोसिटी निकालनी है? फोर्थ शेल के अंदर। ये आ जाएगा 2.18 into 10 to the power 6। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4/4, 2.18 into 10 to the 6, which is same as the
which is same as the velocity of electron in the first orbit of hydrogen. मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड, हीलियम प्लस का सेकंड, लिथियम प्लस 2 का थर्ड, बेरिलियम प्लस 3 का फोर्थ. In some में speed will be equal to speed of electron in velocity of electron in the first orbit of hydrogen. अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बोर ऑर्बिट. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तुमको, कोई भी दो स्पीशीज, कोई भी दो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेकंड बोर रेडियस ऑफ दिस. तो R2 of helium plus upon R2 of Li plus 2. अब तुमको रेडियस निकालने के लिए तुमने फॉर्मूला क्या यूज किया है? तो रेडियस का तुम्हारा फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z. n स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंगस्ट्रॉम. अब 0.529 2 स्क्वायर अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम, ये रेशियो आ गया तुम्हारा 3/2. Calculate the ratio of second Bohr radii of helium plus and lithium plus 2. हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 के लिए, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 के लिए, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 के लिए तुम्हें रेडियस करना है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, ये फिफ्थ वाला तुम कर लेना. तुम्हें किस किस का रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ फर्स्ट is to second is to third of हाइड्रोजन. किसके लिए निकालना है तुमको? हाइड्रोजन के लिए. तो हाइड्रोजन के लिए पहले वाले का और रेशियो आएगा A0, दूसरे वाले का आएगा n स्क्वायर. तो A0 2 स्क्वायर, A0 3 स्क्वायर. तो रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन? What will be the ratio of radius of first 3 orbit of hydrogen? First 3 orbit का ratio आ गया 1:4:9. The ratio of first 3 orbit of hydrogen is 1:4:9. चलिए, compare the radius of Li plus 2 with the radius of third. ये हो जाएगा तुमसे. चलो निकाल के बताओ, what is the ratio of this? अब ये निकालो तुम, लिथियम प्लस 2 is to हीलियम प्लस. तुम्हें किसका रेशियो निकालना है? कॉपी पेन उठा के लिखो, R2 of Li plus 2 अपॉन R3 of हीलियम प्लस. कितना आएगा? जल्दी से बताओ मुझे. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, कितना आएगा ये रेशियो? बताओ मुझे. निकालो बेटा जल्दी जल्दी. कितना आ रहा है कुणाल, अश्मीत, गर्वित, अनन्या नायर, आन्या, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ. कैसे निकालोगे? 0.529 सेकेंड ऑर्बिट, n स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन लिथियम प्लस 2 एटॉमिक नंबर 3 एंगस्ट्रॉम. Now you are going to write it for 0.529 helium, radius of third 3 square upon 2, helium plus atomic number 2. So what will be the ratio? कितना आएगा ये? इतना ही आएगा, 8/27. 8/27. Yes. Calculate the speed of electron revolving. ये 7 तुमसे बन जाएगा.
चलो अब 7th के बाद जरा 8th को ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो होमवर्क कर दिया मैंने, बिल्कुल सेम वैसे ही था ये होमवर्क। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। An electron is revolving at this distance from hydrogen nucleus. Determine its speed. An electron is revolving. An electron is revolving at this much distance in hydrogen atom. Determine its speed. कैसे करोगे? कुणाल कैसे करोगे बेटा ऐसे? सर वेलोसिटी के फॉर्मूले से होगा। हाँ तो पहले वेलोसिटी के फॉर्मूले से नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो लगेगा तुम्हें। वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 to the power 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10 to the power 6 हाइड्रोजन है तो बस। अब तुमको n नहीं दिया है, अब तुमको n नहीं दिया है, यहाँ पे तुम्हें n नहीं दिया हुआ है, तुम्हें इस क्वेश्चन में यहाँ पर n नहीं दिया है। अब देखो तुम्हें n इज मिसिंग ना, 2.18 इंटू 10 to the power 6 z1 और ये n नहीं मालूम। अब n निकालने के लिए तुम फॉर्मूला लगा दो, R of hydrogen is 0.529 n square upon 1 एंगस्ट्रॉम। ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा। अब रेडियस दिया है 4.761 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम और ये भी एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। एन के लिए सॉल्व करा, सॉल्विंग फॉर एन यू गेट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3। बस अब यहां पर एन 3 तो आंसर आ गया दिस मच मीटर पर सेकेंड। ये जो डिस्टेंस दिया है इस डिस्टेंस से तुम पहले एटम की एनर्जी लेवल को निकालो। जो डिस्टेंस दिया है उससे तुम एटम के एनर्जी लेवल को निकाल दो। जो डिस्टेंस दिया हुआ है उससे तुम एटम का एनर्जी लेवल निकालो। एनर्जी लेवल मिल जाएगा तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देना। अब देखो क्या आया, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। अब मैं तुम्हें लास्ट क्लास में टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई r अपॉन v। ये फॉर्मूला तुमको बता दिया था मैंने। अब मान लो तुम सब फॉर्मूले भूल जाते हो भाई, तुम ये बड़े बड़े फॉर्मूले भूल गए एग्जाम पे। मुझे तो याद नहीं रहेगा इतना बड़ा फॉर्मूला। ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद करना है और तुम भूल गए किसी कारण से, जिस फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट किया, तो सॉल्व करने का एक तरीका है कि इतने बड़े फॉर्मूले को याद करना। अब क्या करें, तो अब देखो अगर हम फॉर्मूला भूल गए 2 पाई r अपॉन v, कहां पे बोल रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। 2 पाई 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। यहां पर वेलोसिटी में देखो, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 to the power 6 z बाई n। तो ये बन गया तुम्हारा 2.2 पाई 0.529 2.18 इंटू 10 to the power 6। अब इसे एंगस्ट्रॉम को 10 to the power -8 या इसे -10 मीटर में लिखोगे तो इसे राइट इट एज -10 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, या ये सॉल्व करने पे आ जाता है 1.5 इंटू 10 to the power -16 z क्यूब n क्यूब अपॉन z क्यूब। n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर
ये चीज आ जाएगी तुम्हारी n³/z² से। अब देखो तुम इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब तुमको यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख देनी है, n = 2, z = 3, you get the time period of revolution। अच्छा, अब 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। Time period of revolution in the second orbit of hydrogen is to third orbit of helium plus 1.5 into 10 to the power minus 16, 1.5 into 10 to the power minus। अब n³, अब मुझे देखो हीलियम में वो कहां पे, हाइड्रोजन में कहां पे बोल रहा है, सेकंड में, ये आ गया 2³/1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब जब तुम हीलियम के लिए सॉल्व करोगे तो हीलियम के थर्ड ऑर्बिट, तो 3³ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2², ये दो चीजें कैंसिल हो गई, अब तो तुम इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। कर लो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ये आ जाएगा तुम्हारा 32/27, 32/2^5 अच्छा, अब कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग सेकंड बोहर ऑर्बिट। एंगुलर वेलोसिटी क्या बताई थी मैं तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ओमेगा 2π/T, या फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मैं तुमको बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन 1/T, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन 1/T, ओमेगा इज 2πT, दोनों को तुम सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हो। अब 13th क्वेश्चन देखो, what is the angular momentum of electron? What is the angular momentum of electron in fourth orbit of helium plus? What is the angular momentum of electron in the fourth orbit of helium plus? कैसे निकालोगे? देखो क्या कैसे निकालोगे, थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। कैसे कैलकुलेट करोगे थर्ड वाले को बताओ मुझे। What is the angular momentum of electron in fourth orbit of helium plus? जल्दी बताओ मुझे, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? NH/2π। वेरी गुड, NH/2π। बस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है तुम्हें, 4, h की वैल्यू तुम्हें रखनी है 6.6 into 10 to the power minus 34, NH 10 to the power minus 34, 2 और पाई को तुम लिख दोगे 22.7, 3.14। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है वही जो डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, जूल्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, मतलब एनर्जी इनटू टाइम, 14 भी तुमसे बन जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो यहां के बाद अब ध्यान से समझना है आज की क्लास में कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड हाइड्रोजन एटम, और यह हाइड्रोजन लाइक बोहर की जो ये स्कीम थी वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए काम करती थी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है, इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द एटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है तो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी एनर्जी, अपने इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास
कोई भी एनर्जी हो सकती है। योर इलेक्ट्रॉन में हैव एनी एनर्जी। इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस है। इसकी एनर्जी कैसी है? कंटिन्यूअस है। पर अब बोहर ने एक अजम्पशन लिया था। बोहर ने एज्यूम किया था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। उसने एक अजम्पशन लिया, इसलिए एनर्जी जो है, therefore energy of electron inside atom is discontinuous। एटम के अंदर अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम के बाहर है, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तुम यहां से 2 पॉइंट देखो। तुमने पहला पॉइंट बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है तो उसके पास कोई भी एनर्जी हो सकती है। कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो तुम्हारे उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पर एटम के अंदर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होता है। तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए एनर्जी भी डिसकंटिन्यूअस होगी। अब देखो एटम के अंदर पिक्चर क्या बन रही है। ये एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है। ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे कहीं रिवॉल्व कर रहा है। अब न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां कहीं पे रिवॉल्व कर रहा है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे कहीं रिवॉल्व कर रहा है, कहीं पे तो मूव कर रहा है वो एटम। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे मूवमेंट कर रहा है एटम के अंदर, किसी एक पॉइंट पे वो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस है आर। यहां पर इलेक्ट्रॉन, इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस आर है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें, अट्रैक्शन होगा प्लस मूवमेंट होगा। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे दो चीजें हैं, एक है अट्रैक्शन और दूसरा है मूवमेंट। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन पे, चार्ज्ड बॉडी के अट्रैक्शन या रिपल्शन से जो एनर्जी आती है उसे तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो अट्रैक्शन के कारण एक एनर्जी आएगी जो कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मूवमेंट के कारण एक एनर्जी आएगी जो कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी। मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आएगी वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो अपने मूवमेंट, अब इलेक्ट्रॉन एक ही है, तुमको ये भी ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एक ही है। तुम ये नहीं बोलना कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है रेडियस के सरकमफ्रेंस पे। तो आप इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब तुमको यहां देखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनट थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लो, 2 सेकंड रुको।
देखो फिर इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अपनी। अब तुम यहाँ देखो, अब एटम के अंदर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो इसे तुम बोलते हो ET इज इक्वल टू EP प्लस EK। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन या चार्ज बॉडी इज directly proportional to product of charge and inversely proportional to distance। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई तुम्हारी K ZE माइनस E अपॉन R। तो तुमने पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया माइनस K ZE स्क्वायर अपॉन R। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्शन, नेगेटिव इंप्लाइज अट्रैक्शन। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रिपल्शन, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन तो है ही। अब तुम काइनेटिक एनर्जी, यू राइट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तुम्हें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो तुमने टोटल एनर्जी लिखी है, यहां पर तुमने लिखी है टोटल एनर्जी, तो ई टोटल जो होती है वो होती है EP प्लस EK। अब जो तुम्हारी EK है, जो तुम्हारी EP है, वो माइनस K ZE स्क्वायर अपॉन R, और काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख रहे हो 1/2 mv स्क्वायर। तो भाई ये दो टर्म कैसे जुड़ेंगी? एक टर्म है K ZE स्क्वायर अपॉन R, और दूसरी टर्म है 1/2 mv स्क्वायर। तो हम उनको एक जैसी क्वांटिटी में लाएं। अब तुम यहां देखो, यहां पे बोहर का assumption काम आएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां देखो, इलेक्ट्रो, कल की क्लास से पढ़ा था पढ़ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तुम्हारा K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जब तुम फोर्स लेते हो, जब तुम यहाँ पे फोर्स को लेते हो, याद करिए अपने पिछली क्लास, जब तुम फोर्स को लेते हो तो नेगेटिव साइन नहीं लेना है। जब तुम यहाँ पे फोर्स को लोगे तो तुम्हें नेगेटिव साइन नहीं लेना है। और जो अब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है तुम्हारा mv स्क्वायर अपॉन R। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इधर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, और ये टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होता है? अपन ने पढ़ा था mv स्क्वायर अपॉन R। तो इस वाले रिजल्ट से देखो, इस रिजल्ट से तुमको mv स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इस रिजल्ट से तुम्हें मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन R। देखो तुमने इससे K ZE स्क्वायर अपॉन R के टर्म्स में इस रिजल्ट को बना लिया है। अब अगर तुम ये वैल्यू यहां रख दोगे तो इसको हटा देते हैं, यहां से इस वैल्यू को हटा देते हैं, और यहां पर अब तुम इसके टर्म्स में लिख दो इसे K 1/2 K Z E स्क्वायर अपॉन R। अब इसे तुम इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हो? K ZE स्क्वायर अपॉन R। अब ये रिजल्ट हो जाएगा -1/2 K ZE स्क्वायर अपॉन R। अब अपन ये पढ़ चुके, K कांस्टेंट है एसआई सिस्टम में, और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, सीरियस सिस्टम में कि 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ESU -2, ESU -2। अब देखो टोटल एनर्जी, अब तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मूले देखो, देखने में बड़ी अजीब सी, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारी है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी जो है तुम्हारी
देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो सिस्टम है तुम्हारी वो ये आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है, और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ रही है वो ये है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो तुमने देखा यहाँ पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर तुमको बोला जाए रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी -1। क्यों? काइनेटिक एनर्जी कितनी है तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी 1/2 के Z² अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी -1/2 के, काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होती है, तो रेशो ET इज इक्वल टू माइनस ई के। टोटल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब स्टेबिलिटी, नेगेटिव होने का मतलब है स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है अट्रैक्शन, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है स्टेबिलिटी। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है अट्रैक्शन। तो देखो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एटम के अंदर टोटल एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट, inside the atom total energy is equal and opposite to that of kinetic energy, total energy is equal and opposite to that of kinetic energy। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तुम यहाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी होती है के माइनस के Z² अपॉन R, माइनस के ये एक, ये दो, ये तीन। देखो तीन इक्वेशन तुमने बना लिए। तुम ये क्वेश्चंस के लिए पढ़ो, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बोलूं तुम्हें कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी है तुम्हारी -1/2 के Z² अपॉन R, पोटेंशियल एनर्जी है के Z² अपॉन R। ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया 1/2। अब तो ये रिजल्ट आ गया 1/2, तो E टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, E टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एटम के अंदर E टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। E टोटल दोनों नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो इन दोनों से तुम एक कंक्लूजन बना के रिजल्ट लिख सकते हो, इन दोनों से तुम रिजल्ट बना के लिख सकते हो कि ई के इज इक्वल टू माइनस EP अपॉन 2। यहां से तुमने एक और कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बना लिए। देखो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तुम्हें एग्जाम में क्या क्या आ सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव, डेरिवेशन भी आ सकता है, वो भी मैंने तुमको सिखाया है पहले कि टोटल एनर्जी कितनी है, ET इज इक्वल टू माइनस ई के इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तुम अब यहां पे कैलकुलेशन करना चाहते हो। देखो अब तुमको यहां पे ध्यान से देखना है, इफ यू राइट हियर समवेयर ET इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूं मैं, -1/2 के Z² अपॉन R, माइनस के Z² अपॉन R। अब इसमें जो सारे कांस्टेंट वॉन्स्टेंट की वैल्यू तुम रख दो, ये आएगा -2π² m Z² e⁴ k² n² h²। पुट वैल्यू ऑफ R। अब अगर तुम यहां पे R की वैल्यू रख देते हो 0.529 n² अपॉन Z, तो एक रिजल्ट आया। यहां से तुम वैल्यू रखी तो टोटल एनर्जी इतनी आ गई। अब यहां से तुम्हारी टोटल एनर्जी इतनी आ गई है, ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये फॉर्मूला है, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं तुम्हारे,
ये दोनों तुम्हारे सेम फॉर्मूले हैं। एक तुम्हारा के जेड स्क्वायर अपॉन आर है, दूसरा तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा सारे वेरिएबल के टर्म्स में है। दूसरा जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो सारे के सारे वेरिएबल के टर्म्स में है। अब यहां पर तुम देखो, दो चीजें हम यहां से बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां से दो चीजें हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे, एक और एक वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट, देखो पहले सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। अब इस फॉर्मूले में सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को तुम रख दो। अब इस फॉर्मूले में सारे कांस्टेंट्स की जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को तुम यहां पे रख दो, तो तुम्हारी एनर्जी आ जाएगी 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मुझे याद है, ये तुम भी याद कर लो। तुम पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। Z तो हर हाइड्रोजन लाइक के लिए अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू इतनी आएगी। पर माइनस नहीं आएगा? माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस तो आना ही है, माइनस साइन तो आना ही है। ये वैल्यू तुम्हारी आ गई माइनस के साथ। अब तुम जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो तुम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ पे जूल्स रखो, तो तुम्हारी टोटल एनर्जी देखो। तुमको कितनी सारी एक जैसी चीजें दिखती है और 11th में तुम कंफ्यूज होते हो। अब जब तुम इस वैल्यू को यहाँ पे जूल्स के टर्म्स में रख दोगे, देखो अब जब तुम यहाँ पे वैल्यू को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 21 माइनस 21.79 इंटू 10⁻⁻19 Z स्क्वायर N स्क्वायर जूल्स पर एटम। ये आ गई तुम्हारी जूल्स पर एटम। अब तुम एक जूल को अर्ग में बदल लो। अब तुम एक जूल को अर्ग में बदल सकते हो। अब तुम यहां पर एक जूल को क्या कर सकते हो, अर्ग। यहां पर तुम एक और कैलकुलेशन देखो, ऑल्सो एक कांस्टेंट होता है, अभी आगे लिखेंगे, मैं यहां लिखा रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट आर एक कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसे तुम लिखते हो 2 पाई स्क्वायर ME4, 2 पाई स्क्वायर ME4 के स्क्वायर अपॉन CH3। क्योंकि आगे हमको ये कांस्टेंट लगता है, इसको तुम बोलते हो रिडबर्ग कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है इसे तुम बोलते हो रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इसमें सब कांस्टेंट है, तो अब तुम इस फॉर्मूले देखो, ये तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला है, तो इससे ET क्या हो जाएगा देखो। एक तुम्हारा अब एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ET इज इक्वल टू माइनस RCH। ये नंबर देखो 2 पाई स्क्वायर, इसको ऊपर नीचे CH से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये आ गया RCH न्यूमरेटर। इस फॉर्मूले को अगर तुम ऐसे लिख दो माइनस 2 पाई स्क्वायर M Z स्क्वायर E4 K स्क्वायर CH अपॉन N स्क्वायर CH H स्क्वायर। ये चीज हो गई HQ, ये चीज हो गई डिनोमिनेटर में CH3। तुमने इसे लिख दिया रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब देखो वही फॉर्मूला जो तुम बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको एक और तरीके से लिख दिया तुमने। यहाँ पे क्या किया, CH से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो इसमें तुमने CH से मल्टीप्लाई, CH से डिवाइड, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। इसी रिजल्ट में तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को CH से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अब ये आ गया तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, अब देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट।
व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, डिस्टेंस इनवर्स। तो ये वेव नंबर हो गया। बेसिकली तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट हुआ, जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 1, जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 1.09678 या 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये होता है तुम्हारा रिडबर्ग का कांस्टेंट। ये चीज होती है तुम्हारी रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, जब तुम इधर उधर के इक्वेशन देखो, ये वाले इक्वेशन में यहां पर क्या आ रहा है RCH, इस वाले इक्वेशन में यहां पे क्या आ रहा है 13.6 और ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक RCH किसके बराबर होता होगा? अब मैं बोलूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RCH, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RCH? minus R 31. नहीं 13.6. RCH will be equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हो गया ना? RCH कितना हो गया? तो R की वैल्यू हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? एक एक कांस्टेंट को ना रख के 13.6, C की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में बदल दे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। अब C और H की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34। तो ये आ गया तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट जूल्स के टर्म्स में। अब देखो रिडबर्ग कांस्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इन एनर्जी इक्विवेलेंट। क्यों? अगर कोई चीज वेव नंबर के उसमें तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हो। तुम इसको दूसरे तरीके से ऐसे निकालो, E इज इक्वल टू H2, E is equal to Hc अपॉन लैम्डा, तो E is equal to Hc न्यू बार। अब वो न्यू बार तो तुम यहाँ पे इसको रखो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸, 1.09 इंटू देखो 1.09 इंटू 10⁷, ये और ये रिजल्ट सेम आएंगे, ये और ये रिजल्ट सेम आ जाएंगे। तो अब तुमने यहाँ पे, तुम यहाँ देखो, अब तुमने यहाँ पे एनर्जी किसके टर्म्स में निकाली? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में निकाली। यहाँ पर तुमने एनर्जी किसके टर्म्स में निकाली? RCH के टर्म्स में निकाली, जूल्स में निकाली। अब तुम इसे और भी बदल सकते हो। देखो अगर तुमको यहाँ पर बदलना ही है, तुम देखो बोर्ड पे बड़ा घिचिड़ पिचिड़ दिखता है, समझ में आता, बार बार छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं। अब तुम इन्हीं वैल्यूज को, अगर अब तुम इन्हीं वैल्यूज को जूल से किलो कैलोरी पर मोल, अगर इन्हीं वैल्यूज को जूल से किलो कैलोरी पर मोल में बदलना चाहते हो, तो अपन जानते हैं 1 जूल कितना होगा, तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल, और पर मोल, तो पर मोल के लिए तुमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया Z² अपॉन N² किलो कैलोरी पर मोल। तो एक ही चीज है जिसे कई तरीके से लिखा हुआ है, एक ही चीज है जिसे कई तरीके से लिखा है। अब जरा तुम यहां पे देखो, अब तुम यहां देखो तुम्हारे रिजल्ट क्या है? ET इज इक्वल टू माइनस EK। अब देखो, अब मैं बोलू ET इज इक्वल टू माइनस EK, या मैं तुमको बोलू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। एक तरीका था या तो तुम एक्सप्रेशन को याद रखो या सॉल्व कर लो। अब तुमको यहां मालूम है EK इज इक्वल टू माइनस ET। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक में EK इज इक्वल टू तुम्हारा होता है E रेज़ टू द पावर -2, EK इज इक्वल टू माइनस ET। अब जो ET होता है वो होता है माइनस RCH Z² अपॉन N²। ET जो होता है वो होता है माइनस 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होता है
तो कितनी सारे तरीके से लिखो, 21 माइनस 21.79 माइनस 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल्स पर एटम। ये किसकी वैल्यू थी? ईटी। तो एक एक बार माइनस लगाओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो गई। अब वो बोल रहा है बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां पे बोला उसने? बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में। तो तुम यहां पे इसकी जगह लिखो 1, इसकी जगह लिखो 1, तो तुम्हारा आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां पर तुमने लिखा 1, यहां पर तुमने लिखा 1, तो ये हो गया जूल्स पर एटम। यहां पर तुमने लिखा 1, यहां पर तुमने लिखा 1। अब देख लो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट? अब आंसर हो गया RCH। ये एक आंसर। ये वैल्यू हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स पर एटम। इसका यूनिट तो नहीं मालूम, RCH का यूनिट तो तुम R और CH की वैल्यू से बताओगे। ये हो गई 21.79 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल। या इसको तुम ऐसा लिखो 3.313.3 इंटू 313.6 इंटू द किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो, तुमने 4 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब तुम कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे। कौन से 4 ऑप्शन? मैच कर दो। अब तुमने यहां पे देखा कि जब किसी एटम में, तो व्हाट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब श्रोडिंजर का इक्वेशन सॉल्व करते हो, तुम यहां देखो। अब तुम एक और चीज है ना, जब तुम श्रोडिंजर, आगे एक इक्वेशन आएगा एटम के लिए, श्रोडिंजर इक्वेशन। यहां से अगर हमने एक एनर्जी टर्म देखना 13.6, तो श्रोडिंजर इक्वेशन में आर की वैल्यू तो एक, अब देखो 13.6 का डबल किया 2, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक हार्ट ट्री लिखते हो। अब ध्यान रखो, अब एक छोटा यूनिट एनर्जी का आ गया 31 हार्ट ट्री। एक और यूनिट तुम एनर्जी का क्या लेके आ गए यहाँ पे? हार्ट ट्री। तो हार्ट ट्री इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हार्ट ट्री इज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब मैं तुम्हें बोलूं कैलकुलेट, यहां पे देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब अगर मैं तुमको बोलूं कैलकुलेट द हीलियम प्लस, ऑप्शन नहीं दिए। देखो, तुमको पोटेंशियल, तुम एक चीज जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। Potential energy is double of total energy. The total energy is 2 minus RCH Z square upon N square. RCH Z square upon N square. अब हाइड्रोजन है तो यहां पे कितना आ गया? -2 RCH। अब हीलियम, what is the atomic number of helium? 2. What is the atomic number of helium? 2 अपॉन 2 स्क्वायर। ये वैल्यू तो आ गई RCH। अब RCH को तुम क्या लिख सकते हो? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इतने जूल्स, या इतने किलो कैलोरी पर मोल। इतने जूल्स या इतने किलो कैलोरी पर मोल लिख सकते हो। अब यहां से तुम एक और चीज देखो, यहां से तुमको एक और कैलकुलेशन सिखाता हूं। प्लीज वेट, थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लूं। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं ऑर्बिट,
तो तुम बोलोगे के एल एम एन। तो अगर के एल एम है तो इसके लिए एन की वैल्यू 1, इसके लिए एन की वैल्यू 1, एन 2, एन 3, एन 4। अब मैं तुमसे बोलूं ईटी जूल्स या पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ईटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.61 अपॉन 2 स्क्वायर, that will be -3.4 electron volt. That will be -3.4 electron volt. थर्ड शेल में एनर्जी हो जाएगी 13.6 अपॉन 1/3 स्क्वायर, दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल में एनर्जी हो जाएगी -13.61 अपॉन 4 स्क्वायर, 0.85। अब अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इंफिनिटी पर है, मैं तुमको लास्ट क्लास में बताया कि बोहर ने बताया कि एक एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। तो अगर तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे, इंफिनिटी वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन पे जहां अट्रैक्शन खत्म हो जाता है उसे तुम इंफिनिटी बोलते हो। तो ये एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी -13.6 अपॉन 1/∞ स्क्वायर 0। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पे कोई एनर्जी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, रेस्ट पर हो, तो उस जगह को तुम इंफिनिटी बोल दोगे। अब यहां से तुमने क्या देखा? यहां से तुमने क्या देखा? तुमने टोटल एनर्जी निकाल दी, तो तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। तुम इस चीज को आरसीएच भी लिख सकते थे, तुम इस चीज को आरसीएच भी लिख सकते थे। तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी। अब तुमने यहां से देखा कि एज वी मूव अवे, एज वी मूव अवे, अब तुम कहां से दूर जा रहे हो? फ्रॉम न्यूक्लियस। अब तुम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो तुम देख रहे हो एनर्जी -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। total energy of electron increases, total energy of electron increases। मतलब देखो, अब ये मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव तक जा रही है एंड becomes 0 at infinity। और इंफिनिटी पे पहुंचने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है। सर वहां कम क्यों हो जाती है? कम नहीं, बढ़ गई। कम कहां हुई? बढ़ गई है भाई। देखो अब तुमको ठीक यहां से समझना दो चीज। अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम होगी, और रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन का साइन क्या? नेगेटिव है, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस है। और अगर एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब हुआ कम हुई, कम हुई मतलब स्टेबिलिटी आई। रिपल्शन हुआ तो मतलब बढ़ गई, बढ़ गई मतलब अनस्टेबल हो गया। तो अब जब तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, अब जब तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, तो व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एन बढ़ता है। एज यू मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एन इंक्रीजेस, therefore total energy increases and it becomes 0, and this energy becomes 0। अब कोई भी दो एनर्जी लेवल की बात करें, अगर मैं तुमसे बोलूं E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, अगर हम दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस निकालें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -3.4 minus 13.6, that will be 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले और दूसरे शेल के बीच एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम दूसरे और तीसरे के बीच निकालोगे तो -1.51 माइनस -3.4, तो ये जो अंतर है ये आया 1.89।
अब देखो, एटम के अंदर पहले और दूसरे के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब इस तरह से तुम तीसरे और चौथे के बीच एनर्जी का डिफरेंस निकालो, 0.85 माइनस माइनस 1.51, ये अंतर और निकालने पे आया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब तुम हाइड्रोजन एटम, यहां से एक दो ऑब्जर्वेशन देखना है तुम्हें, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, टोटल एनर्जी बढ़ती है और बढ़ने के बाद वो जीरो हो जाती है टोटल। तो जहां पर वो एनर्जी जीरो हुई, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो गया। ये है साइज ऑफ एटम। जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए, जहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाए, वो दूरी तक तुम बोलते हो साइज या रेडियस ऑफ एटम। अब तुम यहां पे देखो, अब तुम यहां पर देखो, तो तुमने यहां से दो चीज देखी, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस के दूर गए, तो अब यहां से क्या हुआ, इसको तुम बोल दो डेल्टा ई, इसे तुम बोल दो डेल्टा ई, तुम इसे बोल दो डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल, डेल्टा ई बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल जो एक साथ है, डेल्टा ई बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल becomes smaller and smaller as we move away, as we move away from nucleus, as we move away from nucleus। ये सब कुछ उस क्वांटाइजेशन के कारण हुआ, ये सब कुछ उस क्वांटाइजेशन के कारण हुआ। तुम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर गए, देखो अब दो चीजें तुम्हारे को बहुत काम की है। कोई भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ये ऑब्जर्वेशन काम, स्कूल में काम का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। जब तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, एनर्जी माइनस से जीरो की तरफ जाती है। अब अगर तुम जीरो से अब कहीं और इलेक्ट्रॉन को दूर खींच लिया, तो उसकी अब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी होगी। वो भी हम डी ब्रोगली में पढ़ेंगे। अब तुमने यहां से दो चीज देखी, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, देखो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ये इंफिनिटी है जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है, ये डिस्टेंस इंफिनिटी है जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। अब जो पहला शेल है, जो तुम्हारा पहला शेल है, जो तुम्हारा पहला शेल है, उसको तुम बोल रहे हो n इज इक्वल टू 1। जो तुम्हारा पहला शेल है उसको तुम क्या बोल रहे हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। यहां पर तुम्हारी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा शेल, तो देखो ये तुम्हारा दूसरा शेल है, ये है तुम्हारा E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N2। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी का अंतर कितना है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the energy difference between the first and the second? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर तुम सेकंड और थर्ड के बीच अगर एनर्जी का अंतर देखो, अब ये अंतर कम हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस आया तुम्हारा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिस्टेंस क्यों कम हो गया? तो तभी तो अंतर है, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है ना। तो सबसे ज्यादा दूरी किनके बीच में है, सबसे ज्यादा दूरी किसके बीच में, पहले और दूसरे के बीच में। अब अगर तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो डिस्टेंस एनर्जी हो रही, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही हो रहा है ना। तो हर पॉइंट पे तुम एनर्जी को प्लॉट कर रहे हो। अब अगर तुमने चौथा एनर्जी लेवल लेके आए, तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ पे फोर्थ एनर्जी लेवल लेके आ रहे हो, तो जो तुम्हारा फोर्थ एनर्जी लेवल आ रहा है वो बिल्कुल और पास 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 बनता हुआ आ रहा है। ध्यान से देखना, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो और अब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना, अभी तुमने कैलकुलेट किया, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में होगा, देखो मैक्सिमम डेल्टा ई होगा E2 - E1,
मैक्सिमम डेल्टा ई कहां पर होगा तुम्हारा? मैक्सिमम डेल्टा ई होगा तुम्हारा E2 माइनस E1। और अच्छा मुझे तो मिनिमम डेल्टा ई कहां पर आएगा भाई? मिनिमम डेल्टा ई कहां आएगा E आदित्य? infinite minus E infinite minus 1. ई इंफिनिटी, देखो ये तुमको समझना, ई इंफिनिटी। अब इंफिनिटी कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक। बहुत दूर मतलब वो न्यूक्लियस के उसमें, ये डिस्टेंस वैसे तो बहुत छोटा है पर एटम। और माइनस ई इंफिनिटी माइनस 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम। अब तुम यह देख लो, बोहर ने ये कैलकुलेशन किया कि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो टोटल एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी बढ़ती है और उनके बीच, टोटल एनर्जी बढ़ती है और उनके बीच के डिस्टेंस कम होते जाते हैं। तो अब अगर तुम देखो यहां पर कहीं तुमने, सर यहाँ डिफरेंस माइनस में आएगा ना? माइनस में क्यों आएगा? तुम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, तुम्हें माइनस करके दिखाया है ना मैंने, यहाँ देखो। सर ये वाला नहीं, हाँ, सर इन्फिनिटी वाला। क्यों भाई? इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो है। हाँ इन्फिनिटी पे ई इंफिनिटी माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक, सर यहाँ जीरो ही हो जाएगा आंसर। हाँ आंसर या जीरो के बिल्कुल करीब ही पहुंच जाएगा ना, हाँ सर। जीरो के बिल्कुल करीब ही पहुंच जाएगा। तो तुम यार यहाँ पे ऐसा लिखो, ई इंफिनिटी माइनस 1, बेसिकली इसका मॉड ले लो यार, ठीक है, मॉड ले लो, ई इंफिनिटी माइनस 1 हो गया। ई इंफिनिटी माइनस 1 को तुम मॉड लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 11 में कितना धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, जबकि अगर मैं 12th में पढ़ा रहा होता तो बहुत तेजी से पढ़ाता मैं बच्चों। अब 11th में सिखाना पड़ता है। अब क्लास देखो, यहां से क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। सारे जो क्वेश्चन है वो वैल्यूज से बाहर निकल गए, अब क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, अब तुम्हारे न्यूमेरिकल बनने शुरू होंगे। अब देखो डेल्टा ई, अब यहां दो चीज हो सकती है। अब एटम देखो, अब स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था बोहर ने। बोहर ने क्या बोला था भाई? स्टेशनरी ऑर्बिट। अब तुम यहां पे समझो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो किसी भी एक जगह पे कोई भी ऑर्बिट, चाहे वो इंफिनिटी वाला हो, चाहे 1 वाला हो या 2 ऑर्बिट, मूविंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कहीं पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एंड चाहे वो 1 में हो, चाहे वो 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 पे हो, चाहे इंफिनिटी पे हो, चाहे वो इंफिनिटी पे हो या इंफिनिटी माइनस 1 पे हो। ये रहा तुम्हारा इंफिनिटी, ये रहा तुम्हारा इंफिनिटी माइनस 1, और ये रहा तुम्हारा इंफिनिटी। अब देखो चाहे वो कहीं भी मूव कर रहा हो, वो ऑर्बिट क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट। अब व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। अब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ध्यान से समझ, अब क्लास शुरू हो रही है। बेसिकली ये क्लास अब यहां से शुरू हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सब लोगों को यहां ध्यान रखना है कि क्लास में पूरा ध्यान अब यहां दे। आने वाला आधा घंटा में थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं क्लास का, जिससे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आप समझ सको, क्योंकि अब जो हमने पहले पढ़ा था वो थ्योरी थी। अब देखो इतने सारे वेरिएबल है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी इनसाइड एटम, it move from lower energy level to higher। अब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और अगर और ज्यादा एनर्जी दोगे तो बाहर भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज हाई, देन इलेक्ट्रॉन मे बी नॉक्ड आउट, and may, and if more energy is supplied, it may knocked out, and on supplying large energy, electron may knocked out। अगर अब तुम ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एनर्जी को लेके बाहर आ जाएगा, उस एनर्जी को लेके तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा।
तो वो आयन में बदल गया, उसको तो बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो किसके बराबर होनी है, E1 माइनस E2, और ये एनर्जी को तुम लिख सकते हो डेल्टा ई, और डेल्टा ई जो होगा वो होगा Hc अपॉन लैम्डा। तो मतलब तुमने जितनी एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, तो तुम जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब तुम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहा है, तो वो तो अपनी एनर्जी कम करेगा। अब जैसे ही उसे टाइम मिला वो नीचे कूदेगा। अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो अंदर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। सर एनर्जी कम क्यों होगी सर? क्यों, वो तो अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा। अब मैंने एक बच्चे को गोदी में उठा लिया है, ये पेन देखो, मैंने इस पेन को यहाँ पे उठा लिया है, तो जब तक अब मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है यही रहेगा, जैसे ही मैं तो छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा ना इलेक्ट्रॉन? नहीं, वहां घूमता रहेगा स्टेशनरी, और जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो एनर्जी लेगा और देगा नहीं। पर जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर वो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो कम हो जाएगी, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस के पास आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। अगर वो 1 में तो फिर वो कहीं नहीं जा रहा, पर 1 से 2 में वो कब जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में कब जाएगा, जब तुम उसको बाहर से एनर्जी दोगे। किस फॉर्म में दोगे तुम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन के फॉर्म में दो, क्वांटम के फॉर्म में दो, तो सारी एनर्जी ले लेगा वो? हाँ नहीं अभी बताओ, सारी एनर्जी नहीं लेगा, अभी तो बता रहा हूं, पर एनर्जी लेगा वो। जैसे इसके बाद अपन बनाते हैं ना फॉर्मूला, वो एनर्जी लेगा, कितनी कितनी लेगा, 10.2 लेगा, फिर तुम 10.2 में 1.51 ऐड कर दो, तो बता रहा हूं कौन कौन सी एनर्जी लेता है वो भी तुम्हें बताता हूं यहाँ। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को ले रहा है नीचे से ऊपर का। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे कहीं मूव कर रहा है, ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं मूव कर रहा है। अब ये कोई भी एनर्जी लेवल, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड, मे बी फोर्थ, मे बी फिफ्थ, यहां पर इलेक्ट्रॉन, अब देखो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अब यहां पर मूव कर रहा है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है। जब तक इस गोले में घूम रहा है, बोहर ने बोला, तब तक इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को ले रहा है ना एनर्जी को दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे चलता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर। बहुत ध्यान से समझना, सारे न्यूमेरिकल बस इस थ्योरी के आसपास होंगे और तुमको यहां पर लेवल 1 लेवल 2 दोनों मिलेंगे। पिछली क्लास में कोई न्यूमेरिकल थे ही नहीं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी लेवल, अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया, अब ले तो वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में सकता है, रिलीजेस। अब देखो ये बोहर ने बताया, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो तुम्हारी एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब क्वांटम या फोटोन। क्वांटम, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे बना हुआ है, या तो वो क्वांटम से बना है और जो तुमको दिख गए तो तुम बोलोगे फोटोन, जो तुम्हें दिख गए तो फोटोन, और अगर कहीं अल्ट्रावायलेट में गया, कहीं अल्ट्रावायलेट में गया तो वो क्वांटम कहलाया। तो एक जंप में एक ऊपर से नीचे, वन जंप
ऊपर से नीचे 1 क्वांटम, एक जंप में एक क्वांटम, 1 क्वांटम या 1 फोटोन, एक क्वांटम या एक ही फोटोन आएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, ये देखो ये न्यूक्लियस है, पहले ध्यान से देखो यहां, अब यहां देखो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, तो एक फोटोन बाहर निकल रहा है। देखो जब ये 2 से 1 में आ रहा है तो इसकी जो एनर्जी कम हुई वो किसके फॉर्म में निकल रही है, क्वांटम, एच न्यू, किसके फॉर्म में एनर्जी आ रही है, क्वांटम। अब यहां पर थर्ड में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड है और ये 1 है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा थर्ड से 1 में आ गया, थर्ड से 2 में भी जा सकता था, थर्ड से 1 में भी आ सकता था। तो ये जो कम हुआ इसके बराबर एनर्जी का एक क्वांटम निकलेगा एच न्यू, ये एच न्यू 1 होगा, ये एच न्यू 2 होगा, और न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। देखो दो चीज तुमको समझना है, जब तुम्हारा क्वांटम ऊपर से, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, जितनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का एक क्वांटम या फोटोन बाहर निकलेगा। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का एक फोटोन निकल आएगा। तो जितनी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का तुम्हारे पास एक फोटोन आ जाएगा। और अब अगर ये क्वांटम आए तो जब तुम इनकी स्पेक्ट्रम बनाओगे, तो ये तुम्हें किसके फॉर्म में दिखेंगे, ये तुम्हें दिखेंगे फोटोन या क्वांटम के फॉर्म में। तो दिस विल गिव यू लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये देखो अगर तुम इनकी स्पेक्ट्रम बनाओगे जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये तुमको देंगे एक लाइन इन स्पेक्ट्रम, ये तुमको एक लाइन देंगे स्पेक्ट्रम में। अब ये लाइन यूवी विजिबल या आईआर में हो सकती है, ये जो लाइन है ये यूवी में हो सकती है या विजिबल में हो सकती है या ये आईआर में हो सकती है, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी का या किस रीजन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसीलिए तुमको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना जरूरी था। अब जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, एक बार कूदने में एक ही क्वांटम बाहर आएगा, जो क्वांटम दिख जाएंगे उनको फोटोन बोलोगे, नहीं दिखेंगे तो क्वांटम बोलोगे। तो देखो पहले केस में 2 से 1 था, दूसरे केस में 3 से 1। अब अगर एक केस ऐसा भी हो सकता है, देखो एक केस ऐसा भी हो सकता है, अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ये 1, ये N1, ये N2, ये N3, अब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ जाए भाई, 3 से 2। तो इसकी जो एनर्जी, ये थर्ड केस, इसकी जो एनर्जी कम होगी वो एक क्वांटम निकालेगी, इसकी जो एनर्जी कम होगी वो एक क्वांटम को निकाल देगी, इसकी जो एनर्जी कम होगी वो एक क्वांटम को निकालेगी। तो अब ये हो जाएगा एच न्यू 3। तो देखो थर्ड से 2 में भी जा सकता है, थर्ड से 1 में, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो 3 से 2 जाए या वो 3 से 1 जाए, तो एक बार में एक ही क्वांटम निकलेगा। हाँ अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है कि 3 से 2 में जाए, 2 से 1 में जाए, तो अब यहां पे दो क्वांटम निकलेंगे, Q1 और Q2। एक ट्रांजिशन में एक ही जंप होगी, एक जंप में एक ही, अगर इंफिनिटी से 1 पे आ जाए, इंफिनिटी से इंफिनिटी -1 पे आ जाए तो एक क्वांटम निकलेगा। अब यहां पे बोहर ने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है उतनी एनर्जी का तुम्हारा क्वांटम निकलता है। अब तुमने अगर डेल्टा ई को
तुमने अगर डेल्टा ई को लिख दिया E2 माइनस E1, ध्यान से देखो डेल्टा ई को, अब यहीं से पूरा खेल शुरू होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी, दिस विल बी एनर्जी ऑफ क्वांटम, दिस विल बी एनर्जी ऑफ क्वांटम लिबरेटेड, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ क्वांटम लिबरेटेड, ये एक निकलने वाले क्वांटम की एनर्जी है। अब देखो तुमने अभी ई को क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले तुमने अपने फॉर्मूले में ई को क्या लिखा था, 2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही लिखा था तुमने एनर्जी का फॉर्मूला। अब तुम यहाँ पे E2 की जगह क्या लिखोगे, यहां पर तुम E2 की जगह लिखो -2 पाई me4 z स्क्वायर के स्क्वायर, यहां ध्यान से देखो के स्क्वायर, K2 नहीं आएगा, के स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस, अंदर भी माइनस आएगा, 2 पाई me4 z स्क्वायर के स्क्वायर, जरूरी है तुम्हें डेरिवेशन सिखाना, n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब इस पूरे से तुम 2 पाई me4 z स्क्वायर के स्क्वायर को अपॉन h स्क्वायर को भाग दे। अब देखो ये क्या बन गया, ये रिजल्ट बन गया तुम्हारा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां से के स्क्वायर को हटा दो, देखो सही लिखा है, यहां से ये जो के स्क्वायर है इसको हटा लो, z स्क्वायर यहां लिख दो पीछे। क्यों लिखा, क्योंकि हम एक फॉर्म में फॉर्मूला चाहते हैं। तो वो ये क्या हो गया, डेल्टा ई, ये क्या चीज बन गई है तुम्हारी डेल्टा ई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर मैं फॉर्मूला पूरा बना दूं। दो मिनट वेट करो यार। अब देखो ये है तुम्हारा डेल्टा ई, एक फॉर्मूला ये बन गया, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन या क्वांटम। अब तुम इस पूरी चीज को लिख सकते हो RCH, इस पूरे को अभी मैं तुमने बताया कि तुम इसे लिख सकते हो RCH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर z स्क्वायर। अब मैं तुमको शुरू में सिखाया, देखो इसीलिए शुरू में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा था। RCH होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम डेल्टा ई को लिख सकते हो 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऊपर वाले में कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो तुम आर सी और एच का यूनिट लोगे वही यूनिट तुम्हारा डेल्टा ई का बन जाएगा, कि जूल्स में चाहिए या अर्ग में चाहिए या कैलोरी में चाहिए, किस में निकाल रहे हो। अब इसे तुम और भी लिख लेते हो, इस चीज को तुम, इसी चीज को तुम आगे, अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है तुम्हारा, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तुम्हारा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 21.79, 21.79, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to minus 19 into 10 to the power minus 19 जूल्स। इसी को तुम लिख सकते हो, इसी चीज को तुम लिख सकते हो 313.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये पर एटम से पर मोल में बदल गया, पर एटम से पर मोल। अब तुम्हारे फॉर्मूले देख लो, तुम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना लिया, डेल्टा ई के 3-4 फॉर्मूले। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, तुमको देखो मैंने बोला था एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब मैं बोलूं वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RCH, इसलिए तुम्हें हर फॉर्म में मालूम होना जरूरी है, 1/nt स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो CH से CH कैंसिल,
यहां पे CH से CH हो गया कैंसिल, तो 1/λ, 1/λ इज R। ये क्या चीज है, ये जो 1/λ है ये क्या चीज है, तो 1/λ इज अ वेवलेंथ, 1/λ इज वेवलेंथ ऑफ, देखो डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई क्या है, व्हाट इज डेल्टा ई हियर, एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम, डेल्टा ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतनी ही एनर्जी का क्वांटम या फोटोन निकलेगा। तो वेवलेंथ ऑफ क्वांटम या फोटोन, वेवलेंथ ऑफ क्वांटम या फोटोन क्या हो जाएगा, अब तुम यहां लिखोगे R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर। अब तुमको एक और रिजल्ट मालूम है, 1/λ होता है न्यू बार, 1/λ होता है न्यू बार। तो इसको तुम क्या लिख दोगे, न्यू बार इज R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर। अब देखो, so what is the dimension, what is the dimension of R, वो आ गया 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, या वो मीटर में पहुंच गया। तो अब तुम यहां देखो, तुम एक ही चीज को घुमा फिरा के कई तरह से लिख रहे हो, पर तुम्हें एग्जाम में ये बहुत बड़ा दिख दो, एनर्जी एब्जॉर्ब भी इतनी होगी और रिलीज भी। अब एनर्जी वो हीट के फॉर्म में भी ले सकता है, लाइट के फॉर्म में भी ले सकता है, पर छोड़ेगा वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी को छोड़ेगा, और एनर्जी को जब वो छोड़ेगा, एनर्जी को जब वो छोड़ेगा तो किसके फॉर्म में छोड़ेगा, फोटोन या क्वांटम, किसके फॉर्म में छोड़ेगा वो, फोटोन या क्वांटम के फॉर्म में। अब मैं देखो तुमको यहां पे लिख रहा हूं, एक बस 5 मिनट की क्लास हुआ, मैंने डेल्टा ई लिखा 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये लिख दिया। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाऊं, देखो अब मैं पूछता हूं हाइड्रोजन के एटम में इंफिनिटी तक लाने में कितनी एनर्जी लगेगी, अब ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में लाने में कितनी एनर्जी लगेगी, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में लाने में, देखो ये ग्राउंड स्टेट, 13.6 देखो अब वो तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इससे फिर क्वेश्चन बनेंगे। ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि तुम्हारा n1 इज इक्वल टू 1 में है। अब इस इलेक्ट्रॉन को तुम इंफिनिटी पे ले आते हो, कहां लेके जाते हो तुम अपने इस इलेक्ट्रॉन को, इंफिनिटी। यहां पर एनर्जी है E1, यहां पर एनर्जी है E इंफिनिटी, इंफिनिटी की एनर्जी को तुम लिखते हो E इंफिनिटी, यहां पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी है 0। तो डेल्टा ई कितना आ गया, देखो तुम यहां से वैसे ही निकाल सकते हो 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, Z की जगह 1, तो ये डेल्टा ई आ गया तुम्हारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे, देखो अब तुमने हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये किस में बदल गया, कैटायन में। एटम जो है वो किसके अंदर बदल गया है, तो एटम जो है वो कैटायन में बदल गया है। तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली एनर्जी को तुम बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम इस एनर्जी को एक और नाम दे दोगे और अब तुम इसे बोल दोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तुमको ये रटना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तुम इसे बोलोगे RCH, या तुम इसे बोलोगे, या तुम इसको यहां पे बोलोगे, RCH नहीं बोलना चाहते तो अब तुम इसको यहां पे देखो बोलोगे 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर एटम। एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को तुम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो।
एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को तुम कौन सी एनर्जी बोलते हो? आयन, या एक आयन से। अब अगर मैं तुमसे बोलूं देखो हीलियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे अल्फा पार्टिकल में बदल दो तो एनर्जी कितनी होगी? तो अब तुम इससे लिखोगे डेल्टा ई 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो हीलियम प्लस है, ये आया 13.6, ये आया 13.6 1/1 स्क्वायर। मैंने बोला था सारे हाइड्रोजन लाइक लिए ग्राउंड स्टेट 1 माइनस इंफिनिटी स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये हो गया 13.6 इंटू 4, ये हो गया 13.6 इंटू 4। क्या हो गया ये वैल्यू? 13.6 इंटू 4। तो अब ये हो गई 54.4। कितनी एनर्जी हो गई ये? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल दो? दूसरा। अगर मैं बोलूं ये एनर्जी कितनी होगी, अब मैं अगर तुमसे पूछूं ये एनर्जी कितनी होगी, अब मुझे तो ये एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस एनर्जी? नहीं बता सकते नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि सर बोहर ये की जो थ्योरी है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर। ये मैंने तुमको कल बताया था। बोहर की थ्योरी किसके लिए लगती है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए। निकाल सकते हो तुम, एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हो, पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हो। अब हाइड्रोजन लाइक के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, you write 13.6 electron volt per atom. Hydrogen like ionization energy of hydrogen like is 13.6 into z square। यूनिट बताना जरूरी है, वो जूल्स वूल्स बदल लेना। इसलिए देखो शुरू की क्लासेस बहुत धीरे धीरे पढ़ाई तुम्हें। या तुम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो 13.6 किसके बराबर होता है? तो 13.6 इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया तुमको ये? यस सर। नेक्स्ट क्लास विल बी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। 11th मतलब बहुत ही, जब मुझे अगर यही चीज 12th में पढ़ानी होती तो जो मैंने तुमको 9 लेक्चर्स दिए, मैं तुम्हें सिर्फ 12th में 2 लेक्चर में ये पूरा पढ़ा देता हूं, या 2.5 लेक्चर। तुम्हें 9 लेक्चर लगते हैं, जबकि अगर मुझे 12th या ड्रॉपर में ये पढ़ाना है तो वहां और थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको फिजिक्स भी आती है, उन्होंने सारी चीजें पढ़ी हैं। अब यहां तो तुम्हें क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिडबर्ग तुम सब पहली बार सुनते हो, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। तो मैं आज की क्लास रोक रहा हूं। इसके जो क्लासरूम नोट्स है वो तुम्हें ऐप पे शेयर कर दूंगा। अभी कोई आज असाइनमेंट और होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि असाइनमेंट होमवर्क अब नेक्स्ट क्लास से बनेगा। नेक्स्ट क्लास भी बहुत लंबी जाएगी, हो सकता है मैं तुम्हें 9:30 तक पढ़ाऊं नेक्स्ट क्लास में। रीजन क्योंकि एक ही क्लास में अपन ये एनर्जी और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और उसके बाद अपन वहां पे हाई स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। अगेन इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्लास। डिस्क्रीट का मतलब क्या है सर? डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, एक तो हुआ कंटिन्यूअस। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के बाहर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का अपोजिट हम बोले डिस्क्रीट, तो एक सी नहीं है। देखो अब तुम यहाँ पे देखो एक सी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक सी नहीं है, इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कितनी है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन की हर एनर्जी नहीं है, या तो 13.6 है, या 3.4 है माइनस, या माइनस 1.5 है, या माइनस 0.85 है, या 0 है। अब सर मैं ये तो बोला अलग अलग इलेक्ट्रॉन की है ना? क्या एक ये ही तो एटम अलग है, अलग एक ही एटम एटम एक में ही अलग है। अलग एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम में अलग अलग एनर्जी लेवल पे। अब मैं बोलूं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो माइनस 13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 10th ऑर्बिट? अब मैं बोलूं 10th ऑर्बिट में, यहां देखो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 10th ऑर्बिट, एन 10 रखा तो माइनस 13.6 इंटू 1/10 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 13.6 अपॉन 100 माइनस 0.25
माइनस 0.136, यही आएगी ना। यस सर। तो अब देखो 10 शेल में एनर्जी कितनी है, अगर मैं बोलूं 100 शेल में एनर्जी कितनी है, तो माइनस 13.6 अपॉन 100 स्क्वायर। अगर मैं एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाऊं कि हाइड्रोजन के 100 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो माइनस 13.6 अपॉन 100 स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। तो अब एटम के अंदर हर वैल्यू नहीं है। हाँ, अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसकी एनर्जी 0.1, 0.2, 0.11, 0.22, 0.23, 0.24, 100, 200, 500 कुछ भी हो सकती है। पर एटम के अंदर एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती है। वो क्वांटाइजेशन के कारण इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, तो डिसकंटिन्यूअस है वो एनर्जी। कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। चलो अब मैं क्लास को रोक रहा हूं, ऐप पे एक बार क्लास के नोट्स को पढ़ लेना। जब तक तुम इनको हाथ से नहीं लिखोगे तुम्हें याद नहीं होंगे। तुम अगर आज की क्लास को, जब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगा, तो सिर्फ 5 मिनट की क्लास थी आज जो मैं तुमको 1 घंटे 50 मिनट में पढ़ाया है, वो सिर्फ 5 मिनट की क्लास है। तो थोड़ा सा फोकस, बस 11 बहुत धीरे धीरे पढ़ानी पड़ती है। स्कूल के लिए भी यही पढ़ना है, जेई मेंस के लिए भी यही पढ़ना है, जेई एडवांस के लिए भी यही पढ़ना है, कोई नीट वाला है तो भी अभी यही पढ़ना है। हाँ, अब यहां से हम अपनी क्वेश्चंस को बदलेंगे। तो जैसे जैसे अब क्वेश्चंस के लिए हम बुक चेंज करेंगे, हमारी अप्रोच चेंज होती चलेगी। चलिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, परसों मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir.